सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बेहद गरीब युवक रहता था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। रामू के परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े और बीमार माता पिता रहते थे। रामू का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास इस हाड़ा गेने वाली सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई पक्का मकान था और ना ही शरीर ढकने के लिए पर्याप्त ऊनी कपड़े। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और ना ही खाने का कोई पक्का साधन। रामू दिन भर इस ठिठुरती ठंड में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और खून पसीना एक करके जो थोड़ा बहुत कमा पाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। अपने बेटे को इस जानलेवा सर्दी में इतनी मेहनत करते देख रामू के माता पिता का मन दुख से भर जाता। वे अक्सर अलाव के पास बैठकर आपस में बातें करते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही जमीन है। हमारा बेटा दिन भर बर्फीली हवाओं के बीच दूसरों के खेतों में खटता है और बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों बुढ़ापे में अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। रामू उनकी बातें सुन लेता और मुस्कुराते हुए उन्हें समझाता। माँ बाबूजी, आप परेशान मत होइए, भगवान सब देख रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है। मैंने बचपन से गरीबी की ये सर्द रातें देखी हैं, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे यकीन है कि एक दिन सूरज निकलेगा और हमारी जिंदगी से ये गरीबी का कोहरा हमेशा के लिए हट जाएगा। रामू हमेशा सोचता था कि आज भले ही वक्त की हवाएं उसके खिलाफ चल रही हों, लेकिन अगर वो लगातार मेहनत की आग में तपता रहेगा तो एक दिन उसकी किस्मत की बर्फ जरूर पिघलेगी और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। एक दिन रामू गांव के जमींदार सेठ दीनानाथ के खेत पर काम कर रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। सेठ दीनानाथ खेत के किनारे एक सूखे पेड़ के नीचे एक छोटी सी सिगड़ी जलाकर उदास बैठे थे। केशव अपने काम में लगा था, कुदाल चला रहा था। तभी उसकी नज़र सेठ पर पड़ी। उसने देखा कि सेठ दीनानाथ बहुत ही ज्यादा उदास हैं और किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं, जैसे उनके मन में कोई तूफान चल रहा हो। सेठ को इतना परेशान देख रामू तुरंत अपना काम छोड़कर उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, क्या हुआ मालिक, आप आज बहुत बुझे बुझे से लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बहुत बड़ी चिंता में हैं। क्या कोई बात हुई है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई छोटी मोटी सहायता कर सकूं। रामू की बात सुनकर सेठ दीनानाथ को गुस्सा आ गया। वे ठंड से वैसे ही कांप रहे थे। झुंझला कर बोले, अरे जा भाई, तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता तो कर नहीं पा रहा। अगर तू किसी की मदद करने लायक होता तो क्या आज इस कड़कड़ाती ठंड में 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर मजदूरी कर रहा होता? चल जा यहाँ से, अपना काम कर और मेरा दिमाग मत खा, उन्होंने कहा। रामू ने उनकी कड़वी बातें सुनी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, सेठ जी, ऐसा नहीं है, ये सब वक्त की बात है, सब किस्मत का खेल है। इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आज भले ही मौसम खराब है और किस्मत मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से इस ठंड में भी पसीना बहाता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। कोहरा कितना भी घना हो, सूरज को निकलने से ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू की समझदारी भरी बातें सुनकर सेठ दीनानाथ का गुस्सा शांत हुआ और वे बहुत प्रसन्न हुए। सेठ दीनानाथ प्रभावित होकर बोले, अरे रामू, तेरे विचार तो बहुत ऊंचे हैं। तेरी बातें सुनकर मेरे बेचैन मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों और गरीबी की मार झेलते हुए भी तू अपनी जिंदगी इतने संतोष से काट रहा है, ये बड़ी बात है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए उनसे जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा रामू, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी इस मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ये कड़ाके की ठंड बनकर कठिनाइयाँ लाती है और कभी आंसुओं की बारिश बनकर बरसती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत की आग जलाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। दीनानाथ ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही ज्ञानी और नेक इंसान है। किसी दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगा, लेकिन अभी मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। मालिक, आखिर हुआ क्या है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए, क्या पता बातों बातों में आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। अरे रामू, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी किनारा नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार बताइए तो सही। रामू,
हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो कई पीढ़ियों से हमारे पास थी। वो जमीन बहुत कीमती है, उस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक है। पर हमारे गांव के ही दो दबंग बाप बेटों बलवंत और उसके बेटे शेरा ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बड़े बड़े और ताकतवर लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो सुना है कि उन लोगों ने उस जमीन पर खेतीबाड़ी भी शुरू कर दी है। मेरे पुरखों की जमीन, मेरी इज्जत सब मेरे हाथों से छीनी जा रही है। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। रामू ने उनकी बात सुनकर कहा। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर या लड़कर अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे ताकतवर है। दीनानाथ ने निराश होकर कहा। रामू, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो सोच सोच कर पागल हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन बर्फ की तरह पिघलकर हाथ से जा रही है और मैं बस हाथ मलता रह गया हूं। रामू ने कुछ देर तक खामोशी से सोचा, अलाव की लपटों को देखा और फिर कहा। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हर ताले की चाबी होती है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं, बिना लड़े। दीनानाथ ने उत्सुकता से पूछा। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ रामू, वो क्या तरीका है? रामू ने थोड़ा झुककर सेठ दीनानाथ को अपनी सारी तरकीब विस्तार से समझा दी। तरकीब सुनकर दीनानाथ की आंखों में चमक आ गई। वे रामू से बोले, अरे वाह रामू, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत ही शानदार चाल सोची है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से ही मुझे इस मंदी के दौर में भी काम मिलता है और मेरे घर का चूल्हा जलता है। आपकी मदद करना तो मेरा धर्म है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है रामू, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। रामू ने अपनी योजना शुरू की। अगले दिन रामू बलवंत और शेरा नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच गया जिन्होंने दीनानाथ की जमीन हथिया रखी थी। वे दोनों खेत पर अलाव ताप रहे थे। रामू ने जाकर कहा। नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आप बहुत बड़े जमींदार हैं और आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? भाग यहाँ से, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, पास ही के गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इस ठंड में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी से अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई और मजदूरी। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, थोड़ा काम मिल जाता तो मेहरबानी होती। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे रईस और बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। मुझे लगा कि इतने बड़े घर में मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। बाबूजी ये सही कह रहा है, मजदूर तो चाहिए ही। लेकिन बलवंत ने फिर मना कर दिया। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दीनानाथ सेठ तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे। अगर इस स्टोरी का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।